हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कर रहे हैं सैलरी में लास्ट लेक्चर। सैलरी में रिवीजन विद रिवीजन क्वेश्चन आंसर की आखिरी क्लास है, 10वीं क्लास। तो आपके पास पीडीएफ है, आपने ट्राई भी किया होगा। लास्ट क्लास में हमने 74 तक कर लिया था, आज उसके आगे ऑनवर्ड्स सारा कंप्लीट कर लेंगे। 75 क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन नंबर 75 में सिर्फ हमसे वो पूछ रहे हैं आप बेसिक सैलरी बताओ। क्वेश्चन 75 में वो पूछ रहे हैं कि आप हमें बेसिक सैलरी बताओ, सिर्फ बेसिक सैलरी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह होता है कि जब कोई व्यक्ति सैलरी रिसीव करता है तो उसमें बहुत सारी चीजें कट जाती हैं। आपने सुना होगा, शब्द इस्तेमाल करते हैं कि इन हैंड कितना मिला। किसी से आप बात करते हो कि जॉब है, पैकेज है, तो आप पूछते हो इन हैंड कितना है, वो कहता है इन हैंड कट कटा के इतना मिला है। अब मान लीजिए कि वो इन हैंड हमें दे रहे हैं 1 लाख रुपए, लेकिन ये 1 लाख रुपए इनकी बेसिक सैलरी नहीं है, इन हैंड मिल रहा है। इसमें टीडीएस कट गया है, इन्होंने कभी लोन लिया था उसका रीपेमेंट कट गया है, और इनका जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है, आप जानते हो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है वो एम्प्लॉयर के पास ही छोड़ देता है, वो कट गया है। तो अब हमें बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे कैलकुलेट? इस तरह का क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड भी बन सकता है जिसमें सिर्फ इस एरिया से आप बेसिक सैलरी पर पहुंचोगे और बाकी आगे का भी क्वेश्चन पॉसिबल है। तो कैसे हम पहुंचेंगे बेसिक सैलरी पर? देखिए, 1 लाख रुपए जो हमें मिला इन हैंड प्लस 10% ऑफ बेसिक जो कट गया है ओन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, प्लस 9,000 रुपए प्लस 35,000। अब इनको हम जोड़ दें तो ये बन जाता हमारा बेसिक सैलरी। और ये इसमें एक एलिमेंट है जो अमाउंट के फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को छोड़कर अगर हम बाकी सबको जोड़ दें तो वो कितना परसेंट होना चाहिए? 90%। अगर हम उस 10 को छोड़ दें तो बाकी सब अगर जुड़ जाता है, 1 लाख रुपए प्लस 9,000 प्लस 35,000, तो 1,44,000, ये 90% हो गया। तो आप या तो 10% निकाल के इसमें जोड़ दो या 100% आप कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है। 1,44,000 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई 100, 1,60,000 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको खुद से कर लेना चाहिए क्योंकि आपने एचआरए का मेरे साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हम एचआरए में एलिमेंट्स चेंज करते हैं। कुछ समय के बाद एचआरए बदल गया या शहर बदल गया, रेंट बदल गया, सैलरी बदल गई। तो ये क्वेश्चन आपने 3-4 मेरे साथ, 2-3 तो किया ही किया है आपने। लास्ट फर्स्ट वीडियो में होगा ये, शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। तो जिन्होंने नहीं किया वो देख लीजिएगा और ये आप करके ट्राई कीजिएगा, ये टैली हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए ये छोड़ भी सकते हैं क्योंकि एचआरए के आपने अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट आते हैं फुल फ्लेज्ड में, क्योंकि 76 एक एचआरए का आ गया बीच में। अब आते हैं 77 में है मिस खुशी। ध्यान रखिएगा कभी ऐसे शब्द का प्रयोग हो तो इसमें क्या होता है, वैसे तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर हो, सपोज करें कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और वहां पर बच्चा अडॉप्टेड भी नहीं है, ऐसा है, और ये मिस है, तो उस केस में वो एग्जाम्शन में नहीं आता। ये हम डिस्कस हमने किया था पहली क्लास में। बेसिक सैलरी 12 से गुना कर देते हैं, 72,000। अच्छा, इसके बाद है डीए, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36,000। एकेडमिक अलाउंस एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना होता है? 700 रुपये। ये सेकंड कैटेगरी अलाउंस में आता है, यानी जितना आप बिजनेस पर्पज से, ऑफिस पर्पज से खर्च करोगे वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 300 रुपये टैक्सेबल होगा। मैं सीधा 300 गुने में 12 कर देता हूँ, 3600 रुपये। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 रुपये। क्वेश्चन क्या है? शी हैज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन पुरली। अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आरएफए तो मैंने करा दिया है, लेकिन इसमें एक हिस्सा अभी पेंडिंग है, और जब मैं फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दूंगा। ये वो एरिया है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देख लीजिए ठीक से। इसमें यह होता है कि एक व्यक्ति दिल्ली में जॉब कर रहा है, अज्यूम कर लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली में जॉब कर रहा है,
एक पर्टिकुलर टाइम ईयर एंड ईयर के बीच में ही उसका ट्रांसफर हो जाता है दूसरे शहर में। दूसरे शहर में उसे मकान इमीडिएट मिल जाता है और पुराने शहर में मकान मिला हुआ था जिसे वो खाली नहीं करता, जिसे वो खाली नहीं करता, और उसके बाद दोनों जगह पर वो मकान रखता है कुछ समय तक। उसके कुछ पीरियड के बाद वो पुराने शहर का मकान खाली कर देता है और नया शहर का मकान तो शुरू से ही मिला हुआ है। तो आप अगर देखें तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर तो सिर्फ दिल्ली में मकान है, यहाँ सिर्फ पुणे में मकान है, लेकिन जो बीच का पीरियड आपको दिख रहा है, इस पीरियड में दिल्ली और पुणे दोनों जगह पर मकान है। तो ऐसे में हम कैसे आरएफए निकालते हैं? नियम क्या है? पहले तो ये वाला हिस्सा आप आसानी से निकाल लोगे क्योंकि दिल्ली में मकान है सिर्फ, ये हिस्सा भी निकाल लोगे क्योंकि सिर्फ पुणे में मकान है। किस हिस्से में दिक्कत आएगी? जहां सेम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में दो शहरों में इसे आरएफए मिला हुआ है। ऐसे में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? अगर ये कॉमन पीरियड 3 महीने यानी 90 दिन से ज्यादा का नहीं है तो 90 दिन तक या 3 महीने तक जो कॉमन पीरियड है उसमें लोअर वैल्यूएशन को टैक्सेबल करेंगे, मतलब एक ही जगह पर टैक्सेबल होगा। इसका मतलब मान कर चलिए कि ये 4 महीने का पीरियड है, तो 3 महीने के लिए दिल्ली और पुणे अलग अलग वैल्यूएशन कीजिए, जो लोअर आएगा वही टैक्सेबल होगा, और 3 महीने के बाद का जो 1 महीना है वो दिल्ली का भी वैल्यूएशन आएगा और पुणे का भी वैल्यूएशन आएगा। सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, और इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं कि इस तरह का प्रश्न अगर आएगा तो आ सकता है। इस तरह का प्रश्न ये सीए इंस्टीट्यूट के मेरे ख्याल से स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो अच्छा प्रश्न है, आप जरा इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आगे बढ़ते हैं। सीएमए के स्टडी मैट में भी मैंने शायद देखा है इसको, कहीं कहीं देखा तो है ये कॉमन वाला। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहले तो मुझे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा 2020-21 और महीना कंप्लीट कर देता हूं मैं। ये है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहां पर इन्होंने 3 महीने सिर्फ एक ही जगह रहे हैं, ये पुरुलिया, जहाँ की आबादी नहीं दी, तो आप इसे 10% वाले कैटेगरी में रख सकते हो। वैसे यहाँ पर मकान किराए का है, तो किराए का मकान है तब तो चिंता ही ना करो, 15% और रेंट विच एवर इज लोअर में आ जाएगा ये। इसके बाद जुलाई 1 को ये कोलकाता शिफ्ट हो गए, और यहाँ पर हम ये देखिए, यहाँ पूरे पीरियड में कोलकाता में मकान है, और पुरुलिया का मकान इन्होंने जो लेफ्ट किया है वो दिसंबर को किया है, यानी ये यहाँ पर यहाँ तक कंटिन्यू है। ठीक है, 3 महीने के लिए अलग हम आरएफए निकालेंगे। सर एचआरए तो आपने ऐसे सिखाया, आरएफए तो सिखाया नहीं। करता हूं मैं, देखिए आपके साथ ही कर रहा हूं। 3 महीने के लिए अलग आरएफए निकालेंगे, आखिरी 3 महीने के लिए हम अलग आरएफए निकालेंगे। अब बात रह गई बीच के 6 महीने। 6 महीने में जो हमारा कॉमन पीरियड 3 महीने का है, 90 दिन मान लीजिए या 3 महीना मान लीजिए, यहां पर हम क्या करेंगे, पुरुलिया और कोलकाता दोनों की वैल्यूएशन का लोअर लेंगे, और इसके बाद का जो पीरियड आपको दिख रहा है, इस पीरियड के लिए हम पुरुलिया भी लेंगे और कोलकाता की भी वैल्यू लेंगे। अब वैल्यू निकालेंगे कैसे, उस पर आते हैं। पहले मुझे बताइए, चूंकि यहां पर मंथ वाइज कंसेप्ट आ गया, इसलिए मुझे आप आरएफए की सैलरी बताइए इस क्वेश्चन में। आरएफए में जो सैलरी का प्रयोग होगा वो बताइए, वो भी मंथ वाइज। 6,000 रुपये ले लेना चाहिए हमें बेसिक। डीए फॉर्मिंग लिखा हुआ है तो 3,000 रुपये ले लेना चाहिए, और सारे अलावेंसेस का टैक्सेबल पार्ट लेते हैं तो 300 रुपये तो ये आ गया और 500 रुपये ये आ गया, तो 300 प्लस 500 ये मैंने ले लिया 9,800। ये मंथली सैलरी है आरएफए के लिए, 9,800। अब मुझे आप बताओ, अप्रैल, मई और जून हम सिर्फ
पुरुलिया के लिए निकालेंगे, ठीक है, सिर्फ पुरुलिया के लिए निकालेंगे। पुरुलिया में मकान किराए पर एम्प्लॉयर ने लेकर दिया है, 500 रुपये पर मंथ किराया है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 15% ऑफ सैलरी। अब बताइए 3 महीने के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो ये जो सैलरी आपने निकाला है इसका 3 महीने के लिए आप कैलकुलेट करोगे, 4410, और रेंट कितना पे कर रहे हैं? 3 महीने का 500 रुपये किराया दे रहे हैं, 3 महीने का कितना हो गया? 1500 रुपये। लोअर क्या आ गया सर? लोअर 1500 आ गया। तो अप्रैल मई जून हमने निकाल लिया, ये तो इजी था क्योंकि एक ही जगह निकालना था। अब हम जुलाई अगस्त सितंबर कर रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने के लिए सरकार ने कहा है कि अगर 2 जगह पर आरएफए ले रखा है तो आप दोनों जगहों में से जो लोअर वैल्यूएशन है वो टैक्सेबल कीजिए, ठीक। तो हम पुरुलिया का देखें। अब आप मुझे बताइए, अभी अभी आपने 3 महीने की वैल्यूएशन की है, तो नेक्स्ट 3 मंथ सैलरी तो इंक्रीज हो नहीं रही, तो पुरुलिया की वैल्यूएशन तो 1500 ही होगी ना, ठीक है। और अब आते हैं कोलकाता की। कोलकाता में मकान किराए का नहीं है, अपना एम्प्लॉयर का है, तो 15% आबादी के हिसाब से 15% ऑफ सैलरी लेना है, और सैलरी तो हम 3 महीने की ऑलरेडी ये वाला हिस्सा देख चुके हैं, ऑलरेडी हम ये वाला हिस्सा सैलरी का 3 महीने का देख चुके हैं, तो यही आप उठा लीजिए 3 महीने की सैलरी का 15%, तो कोलकाता का कितना हो जाएगा? कंफ्यूज मत होइएगा कि बाई चांस यहां पर ये चीजें सेम आ रही हैं। कहने का मतलब है कि 3 महीने की सैलरी का 15% हमें पता है ना, 4410, तो हम बार बार क्यों कैलकुलेट करें? और रेंट पेड ही वैल्यूएशन आ रहा है, पुरुलिया का पता है, कोलकाता का ये वैल्यूएशन आ गया। अब यहां पर हमें लोअर लेना है, ये कानून है कि 3 महीने तक अगर कोई कॉमन 2 जगहों पर आरएफए रखता है तो उसकी लोअर वैल्यूएशन की जाती है। तो लोअर वैल्यूएशन में क्या करेक्ट हो गया बताइए मुझे, वो मैं हाईलाइट करके चलता हूं। 1500 रुपये, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहां पर 3 महीने के लिए फिर से वैल्यूएशन करनी है, और पुरुलिया और कोलकाता दोनों का लेना है। तो पुरुलिया का हम 3 महीने का ऑलरेडी वैल्यूएशन कर चुके हैं, वही वैल्यूएशन फिर आएगा, आप चाहें तो अटेम्प्ट कर लें। प्लस कोलकाता का भी हम 3 महीने का वैल्यूएशन अभी कर चुके हैं, वही वैल्यूएशन फिर से आएगा अगर आप चाहोगे तो। ये दोनों इस बार ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई 3 महीने से ज्यादा पीरियड 2 जगह रखता है तो 3 महीने तक तो लोअर लेंगे, उसके ऊपर दोनों के लिए, दोनों जगह के लिए टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अब हम आते हैं जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट के 3 महीने ओनली कलकत्ता, है ना, सिर्फ कोलकाता के लिए। तो कोलकाता 3 महीने की वैल्यूएशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, 4410 रुपये, तो कोई फिर से करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में क्या पार्ट इजी होता है? जो कैलकुलेटिव पार्ट है इजी है। इसका मतलब अगर किसी बच्चे ने इस कंसेप्ट को छोड़ दिया मुश्किल समझ के, तो एग्जाम में ये नंबर गए। और किसी बच्चे ने कहा कि ठीक है कंसेप्ट तो हम पढ़ ही लेते हैं, जो होगा वहां देखेंगे, तो वहां पर क्या होगा? बहुत ईजी होगा, ज्यादा समय भी नहीं लगा, आप आसानी से कर पाए। इन सबको जोड़ लीजिए, तो आरएफए की वैल्यूएशन मैं यहां पर लिख देता हूं, इन सबको जोड़ लीजिए, तो ये बना आपका 1500 रुपये प्लस 1500 रुपये प्लस 1500 रुपये प्लस 4410 रुपये प्लस 4410 रुपये, 13320। क्वेश्चन में आंसर क्या है? अच्छा, टैक्सेबल सैलरी है, तो चलिए 72,000 रुपये हम ले चुके हैं, 36,000 रुपये हम ले चुके हैं, 3600 रुपये हम ले चुके हैं, 6,000 रुपये हम ले चुके हैं, 1,17,600 प्लस आरएफए के लिए 13,320, तो हमारा ग्रॉस सैलरी आ गया 130,920, माइनस करिए 50,000, तो 89,20 इज करेक्ट आंसर। टैली हो गया। अगले क्वेश्चन में समय ना गंवाते हुए, समय बहुत कीमती है आपके पास, रिवीजन के लिए भी कम समय बचा होगा, एग्जाम बिल्कुल बस आ ही गया समझो, तो फटाफट हम करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी 15,000 रुपये, गुने में 12 कर लेता हूं मैं, 180। डीए नॉट फॉर्मिंग है, कोई बात नहीं, 60,000। पोस्टल अलाउंस, देखिए ये वो क्वेश्चन है जहां हम देख रहे हैं मिस श्रुति। अब मिस श्रुति के पास बच्चे तो है नहीं,
एडॉप्टेड जब तक वर्ड न इस्तेमाल किया जाए, जानबूझकर इस्तेमाल किया हुआ मिसश्रुति। तो ऐसे में जो चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस है इसमें कोई एग्जम्पशन मत दीजिएगा, वो पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा। टिफिन अलावेंस आप जानते हैं पूरा टैक्सेबल हो जाता है, लंच अलावेंस है ये। ट्रांसपोर्ट ये अपाहिज अपंग तो है नहीं, तो यहाँ पे पूरी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी 21,600। बोनस 20,000 रुपये पूरे साल का है, कमीशन 15,000 रुपये पूरे साल का है। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद ऑफिस में जो फ्री रिफ्रेशमेंट मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, अगर लंच होता है तो 50 रुपये पर मील के ऊपर वाला हिस्सा टैक्सेबल होता है, और रिफ्रेशमेंट चाय नाश्ता वो एग्जम्प्ट होता है। अब मोबाइल लास्ट क्लास में ही मैंने बता दिया था कि अगर फैसिलिटी है तो वो एग्जम्प्ट है, और कंप्यूटर फैसिलिटी भी एग्जम्प्ट होता है, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल एग्जम्प्ट होता है। आगे इनको आरएफए मिला है कोलकाता में, और मकान जो है वो 1 मई से मिला है, लेकिन इन्होंने ऑक्यूपाई किया 1 जून से। ये इस तरह का प्रश्न हम पहले आरएफए में कर चुके थे। तो जून से किया है तो कितने महीने होगा, अप्रैल और मई कट जाएगा, 10 महीने की वैल्यूशन होगी। अब यहां पर आरएफए देखिएगा, आरएफए की सैलरी हम कैसे लेंगे। एक तो डीए नहीं लेंगे चूंकि नॉट फॉर्मिंग है, तो 1,80,000 ले लेंगे, 180, 12,000 ले लेंगे, 6,000 ले लेंगे। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। ठीक है ना, तो 6,000 ले लिया हमने, प्लस 21,600 प्लस 20,000 प्लस 15,000, तो हमने कितना ले लिया, 2 लाख। गलती मत कीजिएगा, अभी जरा सुनते चलिए मुझे, 2,54,600। लेकिन ये 12 महीने की सैलरी है और हमें 10 महीने का आरएफए निकालना है, तो मुझे 10 महीने से प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, 212,167। और कोलकाता में 15% वैल्यूएशन आएगा, तो इसका आप 15% ले लो, 31825, ये आरएफए आ गया। अब आप अगर टैक्सेबल सैलरी निकालना चाहते हो तो इसमें ये 2 चीजें जो मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से, उसमें ये 2 चीजें और ऐड कर दो। 254,600 हो चुका था, 60,000 ऐड कर दो और 31,825 ऐड कर दो, तो ग्रॉस सैलरी हमारी कितनी बन जाएगी, 346,425। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 296,425। ठीक है। श्री आशुतोष, इनको आरएफए मिला है 14 लाख पॉपुलेशन वाले सिटी में, इसका मतलब कि 10% आना चाहिए। म्युनिसिपल वैल्यू है और मकान एम्प्लॉयर ने ओन कर रखा है, फेयर रेंट है, इन सब का कोई मतलब नहीं होता दोस्त। चूंकि एम्प्लॉयर का मकान है तो 10% ऑफ सैलरी आरएफए की वैल्यूएशन होनी चाहिए। बेसिक सैलरी है 3 लाख रुपए। अलाउंस ऑफ फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसे कहते हैं डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, 60,000 रुपए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 पर मंथ, 3,000 पर मंथ है, और इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, 3 बच्चे हैं इनके, तो मैरिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो सिर्फ बच्चे होने चाहिए, बच्चे हैं एग्जाम्शन दी जाएगी। तो एग्जाम्शन देंगे 100 रुपए पर मंथ पर बच्चा, 2 बच्चों तक तो 200 रुपए पर मंथ आ जाएगा एग्जाम्शन। 200 रुपये अगर यहाँ से माइनस कर दिया जाए तो मुझे लगता है 2,800 रुपये टैक्सेबल हो जाना चाहिए 12 महीने के लिए, क्योंकि पर चाइल्ड तो है नहीं ये 3,000 पर मंथ है सभी तीनों बच्चों के लिए, तो 1,000 रुपये पर बच्चा है। जो भी है आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि 36,000 रुपये मिला और 2,400 रुपये की एग्जाम्शन हो गई, 33,600 टैक्सेबल हो गया। फर्नीचर दिया जा रहा है, फर्नीचर बेटा, फर्नीचर की वैल्यूएशन तो आप आरएफए में ऐड कर दोगे, है ना। कैसे वैल्यूएशन करोगे, जो एम्प्लॉयर के खुद का है उसका 10% ले लो, और जो एम्प्लॉयर ने किराए पर ले रखा है वो किराया एज इट इज ले लो। तो 2,000 रुपये पूरे साल का है, ये 12,000 रुपये आ गया, और यहाँ पर आ गया ये 25, 35, 3,500 पर मंथ। तो 12,000 प्लस 2,000 प्लस 3,500, 17,500, ये आरएफए की वैल्यू में आप ऐड कर देना अभी। ठीक है, अब हम आरएफए की वैल्यू में चलते हैं। आरएफए की वैल्यू में हमें जो सैलरी चाहिए होगी उसमें हम बेसिक लेंगे और डीए फॉर्मिंग पार्ट है, तो आरएफए के लिए जो सैलरी लेंगे वो लेंगे 3 लाख रुपए, 3 लाख बेसिक, डीए 60,000 और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 33,600, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो आरएफए की सैलरी 393,600 है,
और पॉपुलेशन 14 लाख है, इसका मतलब कि 10% लेना चाहिए, तो ये हमारा आरएफए बना। प्लस फर्निशिंग के लिए, ये तो आरएफए बन गया, प्लस फर्निशिंग के लिए 17,500 ऐड कर दीजिए। छप्पन आठ सौ साठ हमारा बन गया टोटल। अच्छा, मकान इनको पूरे वर्ष में दिया गया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है। चलिए तो अब हम जोड़ लेते हैं आंसर, 3 लाख प्लस 60,000 प्लस आंसर आ गया अब ग्रॉस सैलरी 450, 460, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और आंसर टैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 चूंकि सॉल्व्ड है, फुल फ्लेज्ड है, तो आप इसे खुद से अटेम्प्ट जरूर कीजिए। ये आंसर सॉल्व्ड है, इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के पॉइंट्स। ठीक है, 81 भी सॉल्व्ड है और सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड। सो आप इसे अटेम्प्ट करिए और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है, यानी एक एक पॉइंट्स क्लियर है कि किस पॉइंट में हम कितनी वैल्यूएशन ले रहे हैं। 4,000, 8,000, 5,000 पॉइंट बाय पॉइंट है, तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हो सकता है, ऑलमोस्ट सेम था। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड है, ए बी लिमिटेड, मंथली सैलरी है 12 से गुना कर दीजिए तो 3 लाख रुपए बन गया। एंटरटेनमेंट अलावेंस और कमीशन 1,000 ईच है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ऐसे क्वेश्चन आने पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं जनरली। यहां पर गौर क्या करना है, ईच शब्द पे। एंटरटेनमेंट अलावेंस भी 1,000 है और कमीशन भी 1,000 है, तो एंटरटेनमेंट अलावेंस हो गया 12,000 और कमीशन भी हो गया 12,000, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एकोमोडेशन मिला है, फर्नीचर है, तो उसके बाद लोन है, मोटरसाइकिल है, प्रोफेशनल टैक्स है। तो हम आरएफए हाथ के हाथ निपटा देते हैं। आरएफए में हमें सैलरी आरएफए की क्या लेंगे आप, सैलरी आरएफए की आप लोगे 3,24,000, सामने दिख रहा है आपको। मकान कहाँ है, दिल्ली में, और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 15% ले लीजिए, 48,600 प्लस फर्नीचर का 24,000 रुपये ऐड कर दीजिए। रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मैं यहाँ पर रुकूंगा ज़रा 1 मिनट। ये देखिए, यहाँ पर मकान मिला है अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। तो ये जो सैलरी लिया है, सबसे पहले मुझे इसे 8 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 324 डिवाइडेड बाई 12 गुने में 8, 2,16,000। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ना, इस वजह से कहीं कुछ मिस हो सकता है, होगा नहीं, चिंता मत कीजिए। भाई हमसे भी मिस होगा तो हम आपसे फिर क्या उम्मीद रखेंगे। तो मिस नहीं होगा, आंसर भी है, कभी कोई दिक्कत होगी तो हम एक बार बैक कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये 56,400, ये हमारे रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन आ गई। मैं एक बार दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ, मे भी गलती हो सकती है। कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, फर्नीचर कॉस्टिंग वॉज प्रोवाइडेड। अच्छा, इसमें फिर से गलती हो गई, रुकिएगा जरा। क्या गलती हो गई, मकान यहाँ पर देखिए, एग्जाम में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे सेम क्वेश्चन आ गया अगर, तो यहाँ पर गलती है, मतलब लैंग्वेज उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी रखा है, एक बार पढ़ने पर समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम इन दिल्ली, फुल स्टॉप, ये बात खत्म हो गई। एंड लगा होता तो फिर होता कि मकान और फर्नीचर दोनों 1 अगस्त से मिला है, लेकिन यहाँ एंड नहीं लगा है। आप ठीक से देखिए तो क्या है, एंड नहीं लगा है, तो यहां पर क्या है, मकान तो पूरा मिला है, फर्नीचर 2,24,000 का जो मिला है वो अगस्त से मिला है। तो इसका मतलब पूरे साल के लिए जो हम निकाल रहे थे 15%, वो ठीक था। देख रहे हैं, तीसरी बार हो रहा है, 48,600। ठीक है, प्लस जो फर्नीचर है वो 24,000 डिवाइडेड बाई 12 गुने में 8, 16,000 रुपये फर्नीचर का मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये 48,600, ये आ जाएगा 64,600। ठीक है, लोन 5 लाख का है, 1 जुलाई से
7.25% का, 13% SBI है, तो बेनिफिट 6% का आ गया। और पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का बेनिफिट निकाल लीजिए। 5 लाख, 6% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 9, 5 लाख मल्टीप्लाई 6% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 9, 22,500। ये 22,500 लोन की वैल्यूएशन आ गई। आप भी ट्राई करेंगे, हो जाएगा। मोटरसाइकिल जो कंपनी की है वो उन्होंने यूज करने दिया है उनके बेटे को, बट मोटरसाइकिल फाइनली बेच दिया गया 30,000 रुपए में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। देखिए मैं खुद यहां पर फंस गया था पॉइंट नंबर 1 में। और पॉइंट नंबर 3 फिर से एक ट्रिकी पॉइंट है। क्या ट्रिक है इसमें? एक ही एसेट को इन्होंने 2 परक्विजिट्स में कन्वर्ट कर रखा है। जैसे मैं यहां पर 20-21 का वर्ष ले लेता हूं और ये देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इन्होंने क्या किया है, मोटरसाइकिल यूज करने दिया है। कब से? बहुत पहले का खरीदा हुआ है, शुरू से ही। और 1 अगस्त को, इसका मतलब कि यहां तक तो ये यूज परक्विजिट्स में आएगा, यानी मूवेबल एसेट यूज वाले परक्विजिट्स में। और यहां पर मूवेबल एसेट सोल्ड परक्विजिट्स में आ जाएगा। यूज का कैसे हम वैल्यू करते हैं? कॉस्ट का 10% पर एनम। कॉस्ट कितनी है? 60,000। 10% कितना होता है? 6,000। 6,000 डिवाइडेड बाई 12 गुने में 1, 2, 3, 4 महीने, तो ये कितना हो गया जी? 2,000 रुपये। 2,000 तो आ गया। मोटरसाइकिल यूज किया है 4 महीने, उसकी वैल्यूएशन। अब बेच दिया तो बेचने में हमें WDV चाहिए, और मोटर कार तो नहीं है जो 20% WDV मेथड लोगे, मोटरसाइकिल है तो ये 10% SLM में आएगा। कितने वर्ष पुराना है जरा देखिए, तो ये है 4 वर्ष पुराना, 4 वर्ष और कुछ महीने, तो हम 4 वर्ष का ले लेंगे डेप्रिशिएशन। 4 वर्ष का 40% डेप्शन ले लेंगे। 60,000 कॉस्ट है, 40% डेप्शन लेंगे तो माइनस करके हमारा WDV आएगा 36,000 रुपये। 30,000 में आपने इसे बेच दिया तो 6,000 रुपये ये आ जाएगा परक्विजिट्स की वैल्यूएशन। तो 2 परक्विजिट्स एक ही पॉइंट में आ रहे हैं। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, यहां पर मिस्टर एक्स ही प्रोफेशनल टैक्स पेड कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये 16(3) के काम का है, परक्विजिट्स नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं पे कर रहा। तो आंसर अब हम टैली करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 लाख रुपए प्लस 12,000 रुपए प्लस 12,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद RFA 64,600, लोन 22,500, लोन 22,500 प्लस मोटर साइकिल 2,000 प्लस 6,000, बस। तो ये आ गया ग्रॉस सैलरी 4,19,100, 50,000 रुपए की छूट और प्रोफेशनल टैक्स की छूट अलग से, तो माइनस 52,000 कर दूं मैं तो कितना आएगा? आंसर टैली। ठीक है सर। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 83 में देखिए, आइए। मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड, ये प्रोडक्शन मैनेजर हैं बीटा लिमिटेड में। इनके पास बेसिक सैलरी के 2 स्लैब हैं, तो ये वाला स्लैब कितने महीने के लिए आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने का। और ये स्लैब आ जाएगा 5 महीने का। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद DA 40% बेसिक का है, तो पहले हम इसको इकट्ठा कर लें। ये आ गया 3,50,000 प्लस 3 लाख, 6,50,000। बेसिक सैलरी कितना आ गया? 6,50,000। DA कितना आ गया? 40%। 40% कितना होता है? 2,60,000। बोनस है 1 महीने की सैलरी, जिसमें लिखा है अक्टूबर को पे हो रहा है, और बेसिक और DA को मिलाकर है। ये बड़ा कम देखने को मिलता है कि बोनस बेसिक और DA दोनों पर मिल रहा हो। जनरली जो बोनस मिलता है वो बेसिक पर मिलता है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है कि बेसिक प्लस DA दोनों पर मिल रहा है, और वो भी अक्टूबर के महीने का।
तो जरा पेचीदा मामला है। अक्टूबर के महीने का कौन सा होगा, जरा देखिए। पेड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में 50,000 रुपये है, तो 50,000 प्लस 40%, 70,000 रुपये आपका बोनस आ गया। तो बोनस आप एक बार ही चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, 70,000 रुपये बोनस आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में किया है 16% बेसिक सैलरी का, और यहां पर डीए के बारे में क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मैंने नॉट फॉर्मिंग अज्यूम किया है। ठीक है, नॉट फॉर्मिंग, फॉर्मिंग मानिएगा तो आपका अलग आंसर आएगा। नॉट फॉर्मिंग 16% बेसिक का, तो बेसिक का 16% है, तो 4% सीधा सीधा आप ले लो टैक्सेबल। भाई 16% है ना, तो 4% आप अपने हिसाब से निकाल लेना, आप जल्दबाजी मत करना, आप अपने हिसाब से वर्कआउट करना, मैंने अपने हिसाब से वर्कआउट किया, आप जैसे मर्जी कर लो। तो 16% कितना होता है, 6,50,000 का 16% होता है 1,04,000, 1,04,000। ठीक है, 1,04,000, और इसमें आप 12% माइनस कर दोगे, तो 12% कितना होता है, 78,000, तो 26,000 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है 2,000, तो ये परक्विजिट्स बन जाएगा, और पूरा 2,500 रुपये माइनस भी हो जाएगा। लैपटॉप और कंप्यूटर दिया है, इसकी वैल्यू 0 है। मोटर कार, ऐसे क्वेश्चन भी बड़े अच्छे माने जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है 1.6 लीटर बट एक्सीड 1.6 लीटर है, मतलब बड़ी कार है। तो 6, 12, 9, 9, 15, 9, यहां पर क्या आएगा 9,15,9। अब 9,15 में खुद से कार ड्राइव कर रहे हैं तो सिर्फ 2,400 आएगा, और 12 महीने तो है नहीं है, 1 नवंबर से दे रहे हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। फुल फ्लेज क्वेश्चन में वो पूरी जान लगा रहे हैं, देखिए हर तरह के डिफिकल्टीज डाल रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 12,000 रुपये आ गया। एलटीसी का सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, वही ट्विंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एग्जम्पशन पूरी आ जाएगी 0, और कुछ इसमें है नहीं, तो मैं एक बार ही जोड़ लेता हूँ। आरएफए तो नहीं है, आरएफए तो नहीं है, आरएफए तो नहीं है, सब हमने ले लिया है। तो 6,50,000 प्लस 2,60,000 प्लस 70,000 प्लस 26,000 प्लस 2,000 प्लस 12,000, तो ये आ गया 10,20,000, माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, और माइनस 2,500 रुपये आप दोगे प्रोफेशनल टैक्स। टोटल 2,500 पे हुआ है। 9,67,500, तो आंसर आपका टैली हो रहा है। ठीक है सर। 84 नंबर क्वेश्चन, मुझे लगता है ये लास्ट है, नहीं एक और क्वेश्चन है, शायद एक और है, चलिए कोई बात नहीं। 84 क्वेश्चन, 84 में क्या है, स्लैब है फिर से, 20,000 रुपये सैलरी है, और 1,000 का इंक्रीमेंट एवरी ईयर है, और ज्वाइनिंग है 1 तारीख को, तो यानी 1 जनवरी 20 को 20,000 की सैलरी आ गई, 1 जनवरी 21 को 21,000 की सैलरी आ गई। हम ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 20-21 का कर रहे हैं, यानी 21 में 3 महीने लेना है हमें, तो 3 महीने अगर 21 में लेंगे तो 12 महीने का 9 महीने यहाँ आ जाएगा 1,80,000, और 21 का आ जाएगा 63,000, तो ये हमारा बेसिक हो जाएगा 180 प्लस 63, 243, ये बेसिक हमने निकाल लिया। इसके बाद गुड़गांव में है, डीए 10% है, एंड बोनस इक्वल टू 1 मंथ पे बेस्ड ऑन मार्च, तो डीए कितना हो गया सर, डीए कितना हो गया, 10% डीए है, तो 10% हो गया 24,300। अच्छा, बोनस कितना हो गया, बोनस हो गया मार्च के महीने के की सैलरी 21,000 रुपये, 15% ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पे और डीए का आरपीएफ में। ठीक है, और डीए फॉर्मिंग पार्ट यहाँ पर मानना पड़ेगा, मतलब अपने हिसाब, देखिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ, लास्ट क्लास है, आप फॉर्मिंग माने नॉट फॉर्मिंग माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम डीए फॉर्मिंग मानकर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप नॉट फॉर्मिंग मानेंगे तो अलग आंसर आ जाएगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, मैंने गुड अजम्पशन के लिए एक वीडियो बनाकर आपको दिया है कि गुड अजम्पशन किस आधार पर लेते हैं, लेकिन दोनों ही एग्जाम में सही माना जाएगा।
तो चलिए दोस्त 15% हम 3% सीधा टैक्सेबल कर देते हैं आरपीएफ में। आरपीएफ में हम सीधा 3% ले आते हैं ना, 2,43,000 प्लस 24,300 का 3%, ये टैक्सेबल हो गया। आप अपने हिसाब से निकालिएगा, ये टैक्सेबल आना चाहिए। मकान मिला है इनको, एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है और मकान इनको मिला है, तो 15% इनका सैलरी का और रेंट विच एवर इज लोअर आ जाएगा। चलिए लैपटॉप मिला, इसकी वैल्यू 0 हो गई। मेडिकल बिल ये पूरा टैक्सेबल हो गया परक्विजिट्स में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और CIT अप्रूव्ड नहीं है। इसके बाद 1,000 रुपये मंथली है, गौर कीजिएगा जरा गलती ना हो जाए, मंथली है तो ये परक्विजिट्स बन गया 12,000 का। इसका गिफ्ट वाउचर है, आप 10,000 वैल्यू ले सकते हो या 5,000 ले सकते हो, कोई एक लेकर मैं आंसर करके देखता हूँ, 5,000 का डिफरेंस रहेगा। कन्वेंस अलाउंस 1,000 रुपये पर मंथ है और एक्चुअल में वही खर्च हो रहा है, तो अलाउंसेस यहाँ टैक्सेबल 0 हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस सेकंड कैटेगरी में है, जहाँ ऑफिशियल पर्पस से खर्च करने पर एग्जम्पशन मिल जाती है। इसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी के में मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि मेडिकल इंश्योरेंस एग्जम्प्ट होता है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। टेलीफोन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अलाउंसेस मिलेगा तो वो टैक्सेबल हो जाता है फुल्ली, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपये। अच्छा, RFA की सैलरी में आप क्या क्या लोगे? RFA की सैलरी में आप क्या क्या लोगे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो बेसिक लोगे, DA लोगे, बोनस लोगे। DA मैंने फॉर्मिंग माना है तो आप DA लोगे, ठीक है। बोनस लोगे, इसके बाद फैसिलिटी एक भी नहीं लेना और एक अलाउंस नीचे आ गया वो लेना है। तो RFA की सैलरी जो बनेगी, RFA की सैलरी वो 2,43,000 प्लस 24,300 प्लस 21,000 प्लस 6,000, 294,300। अब रेंटेड मकान है तो 15% निकाल लीजिए, 44,145, और रेंट पे हो रहा है 10,000 पर मंथ, यानी 1,20,000, विच एवर इज लोअर तो लोअर यही आएगा। आप ये वाली चीज जोड़ दीजिए, ये और ये जोड़ दीजिए और ये जोड़ दीजिए, आंसर टैली हो जाना चाहिए। एक काम करते हैं, 2,43,000 प्लस 24,300 प्लस 21,000 प्लस 44,145 प्लस 25,000 प्लस 12,000 प्लस में 10,000 ले रहा हूँ, 5,000 भी लिया जा सकता है प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस सैलरी 385,445 माइनस 50,000 आप कर दें, और कुछ माइनस होना है क्या? नहीं होना है, तो ये आ गया। इसमें कुछ, ओहो एक चीज़ मिस हो रहा है, ये RFA, तो इसका मतलब हुआ कि हम ये गलत कर दिया हमने। ग्रॉस सैलरी ये आ गया था, इसमें हम RFA और RPF जोड़ देते हैं। अब ग्रॉस सैलरी आ गया 3,93,464, इसमें 50,000 रुपये माइनस कर दीजिए, 343,464। इसका मतलब एक तो ये आंसर आ जाएगा और एक आंसर आना चाहिए 338,464। अगर आपने गिफ्ट वाउचर 5,000 टैक्सेबल किया है तो ये वाला आंसर आएगा, 10,000 किया तो ये आंसर आएगा, दोनों आंसर सही माने जाते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन पर चलिए। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया, बेसिक सैलरी 1,00,000 रुपये है भाई, तो 12 लाख रुपया हो गया। अलाउंसेस 24,000 पर मंथ है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं ये, 2,88,000 रुपया हो गया। 30% फॉर्मिंग है। बोनस पर मंथ आपने बहुत कम देखा होगा, तो होता क्या एग्जाम में, अगर बोनस पर मंथ आ गया तो कुछ बच्चे तो इसे पर एनम पढ़ के पर एनम कर देते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है, ध्यान देना पड़ेगा, तो ध्यान देकर आंसर कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, 2,52,000। एम्प्लॉयर ने इनको दिया है मकान 1 अप्रैल से कंसेशनल रेट पर, लीज पर मकान है, और इन्होंने मकान नवंबर से ऑक्यूपाई किया है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का सिर्फ पर RFA आएगा, और इसमें भी रिकवरी माइनस होने के बाद करते हैं RFA। वाउचर आप 10,000 ले लीजिए या 5,000 ले लीजिए। इसके बाद 18% बेसिक और DA का कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, DA का 30% फॉर्मिंग है। अब चूंकि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया तो पूरा कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो पहले मैं RFA में, RPF में कंट्रीब्यूशन ले लेता हूँ।
बेसिक प्लस डीए का 18%, क्या हो गया, बेसिक प्लस डीए का 18%, ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है दोस्त, ठीक है। और एग्जम्पशन के लिए मुझे क्या चाहिए, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, तो 30% फॉर्मिंग पार्ट और 12 लाख ऐड कर दिया इसमें। ओहो, 288 का 30%, डीए का 30% निकाला तो 86,400 आ रहा है, प्लस 12 लाख, तो आप एग्जम्प्ट करोगे 12% ऑफ 12,86,400, 12%, 154,368, ठीक है। और एग्जम्प्ट करने के बाद जो टैक्सेबल आएगा 113,472, ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल कर दीजिएगा आप, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद कंपनी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस है, ये जीरो ले लीजिए आप। मोटर कार है एक्सीडिंग 1.6 और 1 नवंबर से मिला है, यानी 5 महीने के लिए निकालिएगा आप, और 6, 12, 9, 9, 15, 9, 9, 15, 9 आएगा, यानी 2400 आएगा, क्योंकि सेल्फ ड्राइवन है ये। आंसर 2400 गुने में 5, 12,000। सैलरी निकालनी है और बस, तो आरएफए एक रह गया। आरएफए हमें 5 महीने का लेना है। आरएफए में सैलरी के नाम पर आप एक ये ले लोगे, एक 24,000 ले लोगे, बोनस ले लोगे, और इसका सिर्फ 30% ले लोगे। तो मैं एक काम करता हूं, 2,88,000 का 30% आ गया 86,400, प्लस 12 लाख, प्लस 252 प्लस 24,000। तो हमारा जो आरएफए की जो सैलरी आई हमारी, वो 15,62,400 आ गई, ठीक है। इसका आप 1 मिनट, ये 5 महीने के लिए निकालना है ना, तो इसको डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 5, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया हमारा सैलरी 5 महीने का। और रेंट पर है तो 15% आप लीजिएगा, 5 महीने क्यों, आपको समझ आ गया ना। देखिए मकान तो 1 अप्रैल से है, लेकिन हम ये आरएफए का जो वीडियो हमने तैयार किया था उसमें आप चेक कर लीजिए, पीछे जाकर आप चेक कर लोगे आरएफए वाले वीडियो में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब से हम ऑक्यूपाइड करते हैं तभी से परक्विजिट्स अवेल कर रहे हैं, तभी की वैल्यूएशन होनी चाहिए। 15% 97,650 आएगा, और मुझे लगता है यही लोअर है, क्योंकि 12,000 के हिसाब से 60,000, ओहो हो, तो रेंट पेड लोअर आ गया दोस्त इस बार, तो 60,000। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60,000। तो आप एक काम करेंगे, अब हम ये सारे हाईलाइटेड जोड़ देंगे, ये सारे हाईलाइटेड अगर हम जोड़ देंगे तो आंसर टैली हो जाना चाहिए। 12,288, ये हमारा ग्रॉस सैलरी 19, बेसिक सैलरी एक बार फिर से टैली करूं, 12 लाख प्लस 288 प्लस 252, ठीक है, प्लस 60,000। अच्छा, इसमें एक ये रिकवरी माइनस करना रह गया, पहले सब छोड़ के रिकवरी निकालिए। 5 महीने की रिकवरी कितनी है, 24,000, तो 36,000 रुपये आरएफए आएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस हो रहा था, रिकवरी भी माइनस होगा 5 महीने के लिए 4800 रुपये, तो रिकवरी माइनस कर दिया। ये आरएफए, फाइनल आरएफए ये नहीं है, ये हटा देते हैं, ये नहीं है, फाइनल आरएफए है ये।
अब जरा तसल्ली से जोड़ने दीजिए। 12 लाख प्लस 288 प्लस 36,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 1134, ठीक है, प्लस 12,000, ठीक है। सेल्फ ड्रिवन, तो ये आ गया शुरू से। ये क्या कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन गलत हो रहा है। 12 लाख प्लस 288 प्लस 252, ठीक है, प्लस गिफ्ट वाउचर 10,000 प्लस 1,13,472, यहीं पर गलती हो रही थी, प्लस 24,000 यूनिफॉर्म अलाउंस। मेडिकल 0 हो गया और 12,000 आप ये ले लो, प्लस 36,000 आप ये ले लो, प्लस आपने 36,000 ये ले लिया। ठीक है ना, माइनस तो आंसर टैली नहीं हो रहा। 24,000 यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस है 24,000, तो वो तो ठीक है, तो आंसर गलत है, फिर आंसर फिर गलत है। यूनिफॉर्म और 24,000 इसमें कम आ रहा है, तो 24,000 हमने लेस तो कर दिया। रेंट 12,000 के हिसाब से है ना। ठीक है दोस्त, फिर आंसर में कुछ गड़बड़ी है। मैंने 3 बार चेक कर लिया, एक बार और कर लेता हूँ। 2,88,000, ठीक है, प्लस क्योंकि हमने आरएफए में तो यूनिफॉर्म अलाउंस लिया है, यूनिफॉर्म अलाउंस को एग्जम्प्ट नहीं कर सकते जब तक कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर का नहीं पता हो। यूनिफॉर्म अलाउंस की वजह से आंसर टैली नहीं कर रहा, तो मे भी कैलकुलेट करने में, जोड़ने में गलती हो गई होगी। मैं आरएफए की सैलरी एक बार चेक कर लेता हूँ। 288 प्लस 280 252 288 30% इज इक्वल टू प्लस 252 प्लस 12 लाख। मैंने लिया है, आरएफए भी लिया है, वो यूनिफॉर्म अलाउंस ज़रूर लिया है, टैक्सेबल पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जोड़ने में गलती हो गई होगी। चलिए, तो आंसर हमारा ये चेंज होने जा रहा है। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हुआ हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, है ना। वैसे तो ठीक लग रहा है मुझे। 36,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000 11347, ठीक है, और प्लस 12,000। ये आंसर मैं बार बार निकाल रहा हूँ, यही आ रहा है, ठीक है। फिर ये 35,472 और 50,000 रुपये आप स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें माइनस कर दो, तो यहाँ पर आंसर टैली नहीं हो रहा है, वो गड़बड़ है, ये आंसर आ गया। ठीक है सर, क्योंकि यूनिफॉर्म अलाउंस, अच्छा हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, हम एक अजम्पशन ले लें कि यूनिफॉर्म अलाउंस, चूंकि यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो सेकंड कैटेगरी में है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना खर्च करोगे एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अगर मैं अज्यूम कर लूँ, क्योंकि यहाँ कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो अज्यूम कर लूँ कि यूनिफॉर्म अलाउंस सारे खर्च हो गए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिया आपने, तब आपका ये आंसर टैली हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। जब आप ये अज्यूम कर लोगे तो ये तो आएगा नहीं, आरएफए में यहां भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोअर में तो 60,000 ही रहेगा, तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कुछ, और हमारे टोटल आंसर में 24,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो एग्जम्प्ट हमने ले लिया। तो अगर आप अज्यूम कर लेते हो यूनिफॉर्म अलाउंस एग्जम्प्ट है,
मतलब सारे खर्चे हो गए होंगे, तो ऐसे केस में ये आंसर आएगा, अदरवाइज ये आंसर आएगा। तो आंसर ये गलत नहीं है, दोनों आंसर आप ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्त मैंने प्रयास किया कि आपको मैं एक चैप्टर कम से कम, देखो वैसे तो अगर आपने मुझसे क्लास ली है तो आपको पता होगा कि जो हम क्लास नोट्स तैयार कराते हैं वो सफिशिएंट है रिवीजन के लिए, और रिवीजन आपको खुद से जरूर करना चाहिए, खुद से। मैंने यहां पर रिवीजन के साथ क्वेश्चन कराया, ये नहीं कहा कि आप पहले कभी रिवीजन ना किया हो या पहले कभी आपने कंसेप्ट कंप्लीट ना किया हो। आपकी अपनी सेल्फ स्टडी ही काम आती है एग्जाम में। हमारा प्रयास था कि हम कोई एक चैप्टर रिवाइज भी करा दें, और असली दिक्कत तो न्यूमेरिकल करने में आती है। टैक्स में असली दिक्कत क्या है? न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल करने में ही तो दिक्कत आएगी, तो वो करवा दें। तो मैंने प्रयास किया, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, फायदेमंद रहा होगा, और बाकी आप अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। अच्छा लिख के आइए एग्जाम में, बढ़िया लिख के आइए। जिनका ऑनलाइन है ऑनलाइन, सीएमए ऑनलाइन है, ऑनलाइन लिख कर आइए। ठीक है, जो भी चल रहा है अभी आर्ग्यूमेंट देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा। एग्जाम होता है नहीं होता है हमें पता नहीं अभी आज की डेट में, तो अभी 1-2 दिन में फिर से होना है डिस्कशन, तो जो भी होगा। लेकिन आप अपने तरीके से जो भी हो उस परिस्थिति में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। परिस्थिति में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे कुछ भी हो परिस्थिति, जो भी आप कर सकते हो बेस्ट अपना जरूर कीजिएगा। और जितने कंसेप्ट्स आपने कर लिए, जैसा भी पढ़ लिया, लास्ट मोमेंट में ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है। जो आपने करा है वही करके आना है एग्जाम में, अच्छा करके आना है। तो गुड लक आपके एग्जाम के लिए। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छा एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर कभी। ओके।